आप लोगों ने बहुत चर्चा सुना होगा अभी हाल में किस तरह से इस्राइल और हमास के लोगों में युद्ध चला था। इस्राइल क्या है और कहां से यहूदियों का मुल्क ये हो गया, कैसे बना था इस्राइल यहूदियों का मुल्क, इसी बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। शीर्षक है, आज का टॉपिक है इस्राइल। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों का भीषण पराजय के बाद हिटलर ने, यह आपको पता ही होगा, एक सुरंग में छिपकर अपनी पत्नी और खुद को गोली मार दिया था। चूंकि इस्राइल ने हिटलर ने इतना बड़ा अत्याचार किया था, क्रूरतम अत्याचार किया था, 60 लाख यहूदी मारे गए थे। तो जब हिटलर और उसकी पत्नी उस सुरंग में, हिटलर ने खुद अपने आप को और पत्नी को गोली मार लिया था, तो आप सोच सकते हैं कि यहूदियों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी। गया हिटलर, समाप्त हो गया हिटलर, यह भाव आया होगा यहूदियों में। उधर यूरोपीय देशों द्वारा यहूदियों का बर्बर नरसंहार के बाद उन्हें एक स्वतंत्र देश इस्राइल बनाने की बात समझ में आई, इसलिए उन्होंने इस देश का, इस्राइल के लिए घोषणा कर दी और उन्हें फिलिस्तीन का, पहले से फिलिस्तीन था तो उसका 44% भूभाग देकर यहूदियों को स्थापित कर दिया। वो दिन था 14 मई 1948, जब दुनिया भर में यहूदी लोगों ने आजादी का जश्न मनाया था, क्योंकि उन्हें मुल्क मिल गया था। वो तितर बितर थे पूरे यूरोप में, सब जगह, पूरी दुनिया में फैले हुए थे। यह मौका दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के 3 साल बाद आया था। लेकिन बड़ा खुन्नस था पड़ोसी अरब देशों को। अरब देशों ने इस्राइल की आजादी को स्वीकार नहीं किया ना, क्योंकि सब कुछ तो फिलिस्तीनियों का था, मुसलमानों का था, अरब लोग उनके साथी थे। और दूसरे ही दिन 5 देशों की सेनाओं ने नए बने इस देश पर, इस्राइल पर हमला कर दिया। लेकिन इस्राइल ने इन 6 मुस्लिम राष्ट्रों के संयुक्त आक्रमण को न केवल विफल कर दिया, बल्कि अपनी सीमा बढ़ाकर 80% कर लिया। यह उसका कारण था, भाई दूसरे मुल्क जीतने के लिए कर रहे थे और इस्राइल अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए था, क्योंकि इतने दिन तक इस्राइल का कोई मुल्क नहीं था और यहूदियों का अब मिल गया, तो अब तो वो जाने नहीं दे सकते थे, इसलिए जी जान से लड़ गए। वो फिलिस्तीन जिसके लिए गए थे कि हम उसको और बढ़ाएंगे और 6 मुसलमानों का मुल्क एक साथ आक्रमण किया, अब और छोटा हो गया। 1967 की 6 दिन की लड़ाई ने मध्य पूर्व का नक्शा बदल दिया। इस्राइल ने मिस्र पर फिर से हमला किया, जिसके नेता ने यहूदी देश को मिटा देने की धमकी दी थी। मिस्र ने कहा था हम मिटा देंगे, हम यहां रहने नहीं देंगे इनको। उसके बाद मिस्र, जॉर्डन और सीरिया के साथ हुए संघर्ष का अंत इस्राइल द्वारा सिनाई प्रायद्वीप, गजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलान पहाड़ी पर कब्जे के रूप में हो गया। जिस मिस्र ने क्या कहा था, हम इनको उखाड़ देंगे। आज भी बल्कि यह बात है, कोई नहीं चाहते हैं कि इस्राइल रहे, लेकिन इस्राइल के लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई में जी जान से लड़ जाते हैं। और ऐलान क्या हुआ कि अंत में कि इन पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलान की पहाड़ी पर इनका कब्जा हो गया। किसका? इस्राइल का। इसके बाद 2000 साल में पहली बार प्राचीन यरूशलेम का धार्मिक रूप से बेहद पवित्र समझी जाने वाली वेस्टर्न वॉल, जिसे वो जान से चाहते थे, यहूदियों के कब्जे में आया था।
इसराइल के बनने के बाद लाखों की संख्या में फिलिस्तीनी अरबों को लड़ाई के दौरान पलायन करना पड़ा था, और यहीं से फिलिस्तीनी शरणार्थी समस्या की शुरुआत हो गई, जो आप सुनते होंगे कि फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में यही कारण था। फिर से एक बार आपको समझा दूं कि इसराइल को तो यहूदियों को एक मुल्क मिला, छोटा सा मुल्क, लेकिन उसको कोई रहने नहीं दे रहा था, और जब ये लोग आक्रमण किए तो ये लोग हार गए उससे। तो यहीं से ये शुरुआत हुई थी फिलिस्तीनी शरणार्थी समस्या, जो आज तक जारी है। अरब देशों के करीब 6 लाख यहूदी शरणार्थी और विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में जीवित बचे 2.5 लाख लोग इसराइल की स्थापना के कुछ सालों में वहां जाकर के बस गए, इसलिए इनकी आबादी भी बढ़ गई, और इस तरह से इसराइल में यहूदी लोगों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा हो गई। आप सोचिए, कुछ था नहीं, लेकिन अब 2 गुनी आबादी इसराइल में हो गई। तो जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो ब्रिटेन ने सोचा कि यहूदी बहुत ही कुशाग्र तेज बुद्धि को होते, सच भी है, और उनके पास धन भी है, वो अर्जन भी करते हैं, इसलिए इन्हें मिला करके हमें अपना हित साधना चाहिए। अतः इन लोगों ने, यानी ब्रिटेन के लोगों ने सोचा, क्यों नहीं इनको कुछ विस्तार दे दिया जाए ताकि यह लोग भी शांतिपूर्वक रह सकें और खुशहाली का जीवन बिता सकें। और सबसे बड़ी बात था, उनका अपना स्वार्थ था। इसके लिए अरब, तुर्क, लेबनान, मिस्र, सीरिया से घिरा हुआ एक छोटा सा पृथ्वी का टुकड़ा जिस पर फिलिस्तीनी का कब्जा था, उसको बांट दिया गया, और नतीजा यह निकला कि 44% यहूदियों को, 48% शेष छोटे से टुकड़े को, 8% हिस्सा जो बनता था उसे यूएनओ के कब्जे में रख दिया गया। मतलब इसका यह था, तब 8% हिस्से में यहूदी भी थे जिनके पैगंबर इब्राहिम थे, और मुसलमानों का एक मस्जिद भी वहीं था, और ईसा मसीह भी वहां पर ज्ञान प्राप्त किए थे। इस तरह से 8% का हिस्सा इस्लाम, यहूदी और ईसाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया यरूशलेम। और इसी हिस्से का जो 8% हिस्सा है उसी को यरूशलेम कहा गया, जेरूशलेम भी कहते हैं। और तीनों धर्म अपने अपने धार्मिक क्रियाकलाप उसमें करने लगे, बहुत अच्छा था। मुस्लिम देशों ने इस्राइल पर आक्रमण करके उसको जो खत्म करने की योजना बना लिया था, क्योंकि इस्राइल तो एक बहुत छोटा सा नया बसा हुआ राष्ट्र था, इनके पास संयुक्त रूप से बहुत बड़ी सेना थी। किनके पास? अरब और इन मुसलमानों के पास, बाकी जो मुल्कों के। इधर इस्राइल को खोने को कुछ था नहीं, क्योंकि अगर वो हार जाते तो पृथ्वी का कोई टुकड़ा उनके नसीब नहीं होता। यह बड़े मुश्किल से छोटा सा टुकड़ा मिला था, और उधर मुस्लिम राष्ट्र उसको समाप्त करके आपस में बांट लेना चाहते थे। दोनों में जो युद्ध हुआ बता चुका हूं, और इस्राइल ने सभी को पराजित कर दिया। अरब राष्ट्रों में बड़ी दहशत फैल गई। युद्ध का नतीजा यह हुआ कि इस्राइल को 44% पर जो संतुष्ट था, अर्थात उसके पास केवल 14,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन था। इस युद्ध के बाद, मुसलमानों की पराजय के बाद, उसने 34,600 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा हो गया। कैसे पचाते मुसलमान इस पराजय को? इस्राइल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना 1976 में हुई, जब इस्राएली कमांडो ने युगांडा के एंतेबे एयरपोर्ट पर रेड कर 100 से ज्यादा बंधकों को मुक्त कराया था। लोग करते थे बीच बीच में, उन्होंने मुक्त करा लेते थे इस्राइल, और उन्हें फलस्तीनी या फलस्तीन समर्थक अपहरणकर्ताओं ने बंधक बनाया था। इनमें से ज्यादातर इस्राएली यहूदी थे। मैं आपको बता दूं, इस्राएल में अभी भी यहूदी हैं, मुसलमान हैं और ईसाई हैं। तो इनके मुक्त कराए जाने के बाद बंधकों को इस्राएल ले जाया गया। इस्राएली थे। इस ऑपरेशन में कमांडो फोर्स का प्रमुख योनी नेतन्याहू, जो अभी प्रधानमंत्री थे, अभी वो हटे हैं, उनके भाई थे। उनकी मौत हो गई थी उस प्रक्रिया में जो उनको ले आ रहे थे। तो दो धुर विरोधियों के बीच ऐतिहासिक हैंडशेक इस्राएली प्रधानमंत्री यत्जक राबिन और फिलिस्तीनी मुक्त संगठन के नेता यासिर अराफात ने
इस्राइल फिलिस्तीनी संघर्ष का अंत कर उम्मीद के एक नए ग्रुप की, आपने यासिर अराफात का नाम सुना होगा, एक नए युग की शुरुआत की थी। सितंबर 1993 में कई हफ्तों तक चली गुप्त मंत्रणा और बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति तब थे बिल क्लिंटन, उनकी मौजूदगी में व्हाइट हाउस के प्रांगण में अंतरिम शांति समझौते पर दस्तखत किया गया। 2 साल बाद यित्ज़ाक राबिन की तेल अवीव में एक शांति मार्चा के दौरान हत्या कर दी गई और यह हत्या एक राष्ट्रवादी यहूदी चरमपंथी ने की थी जो शांत समझौते के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे, कुछ लोग ऐसे भी होते ना कि शांत क्यों हो गया, तो वो खिलाफ थे, तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या से इस्राइल और दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई और उनके अंतिम संस्कार में, यासिर अराफात के संस्कार में दुनिया भर के नेता जुटे थे। और इस तरह से आप देख रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा हमने समझाने की चेष्टा किया कि क्या है इस्राइल, कैसे हुआ इस्राइल। हिटलर के अत्याचार से पीड़ित होकर के जब उसने अपने आप को और अपनी पत्नी को मार लिया, तो उसके बाद यहूदियों में जो प्रसन्नता हुई, फिर उसके बाद ब्रिटेन ने उनको एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया और उसमें दुनिया भर के जो यहूदी थे वो जाकर के बस गए। अंत यह हुआ कि इस्राइल अब जिस फिलिस्तीन का 44% था हिस्सा, वो अब फिलिस्तीनियों ने या अन्य मुसलमानों ने या अरब के मुसलमानों ने या मिस्र के लोगों ने जो आक्रमण किया, तो उसका नतीजा यह हुआ कि इस्राइल उसी फिलिस्तीन का 80% हिस्सा लेकर के अब एक मुल्क हो गया। यद्यपि उसको कोई मान्यता नहीं मिली, कुछ राष्ट्रों ने मान्यता दिया है, अन्यथा किसी ने मान्यता नहीं दिया।